पहले मैं एक बार रंजीत जी से प्रतिक्रिया ले लूंगी क्योंकि मनोज जी की तरफ से बहुत सवाल उठाए गए थे। रंजीत जी आप उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो आती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, मनोज जी दो सवाल मूल रूप से उठा रहे थे। एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आपको एक बात बताऊं कि सीएजी ने अपने रिपोर्ट में हाल ही में कहा था कि लगभग 72,000 करोड़ का बिहार सरकार ने कोई हिसाब ही नहीं दिया। यानी वो 72,000 करोड़ रुपए कहां गए ये बिहार सरकार बताने में विफल रही है। दूसरी बात कि सृजन घोटाला हो या इस तरह के जितने घोटाले बिहार में हुए, चूंकि नीतीश जी अब इनके साथ चले गए तो सृजन घोटाला दब गया। उससे पहले ये घूम घूम कर कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में आपको ध्यान होगा कि अजीत पवार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जाकर कहते थे कि इस व्यक्ति ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, मोदी जी ने उन्हें न केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया बल्कि महाराष्ट्र का वित्त मंत्री भी बना दिया। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पे बोलने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, कि बिहार के संदर्भ में ही बात करें तो प्रशांत किशोर ने, सुनिए रंजीत जी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली जैसे राज्य से आपकी सरकार चली गई थी। मैं पूर्णिमा जी अभी बिहार की आप बात क्यों कर रहे थे ना, बिहार में आप महाराष्ट्र नहीं गए? नीतीश जी के आप महाराष्ट्र नहीं गए कि अगर सुबह आरोप लगते अरे आप महाराष्ट्र नहीं गए क्या रंजीत जी? तो मैं दिल्ली नहीं जा सकती? नहीं, आप दिल्ली भी जाइए। हाँ तो वही कह रही हूँ कि जब आप कहते हैं सामने वाले को कि भ्रष्टाचार पर बोलने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है, तो ये याद रखिए कि दिल्ली से आपकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से गई थी और लोगों को विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी नजर आई थी, क्योंकि आप पर भ्रष्टाचारियों का टैग लगा था। कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर न जाने कितने आरोप आपके ऊपर सर लगे थे। पूर्णिमा जी, और जिस सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर हमारी सरकार गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इस तरह का कोई घोटाला ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा था उसका शिकार हुई हमारी सरकार। और दूसरी बात पूर्णिमा जी, कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता था कि सुबह आरोप लगते थे, शाम तक कार्रवाई होती थी। प्रशांत किशोर जी ने उनके कैबिनेट के मंत्रियों के ऊपर 200 करोड़ रुपए अवैध तरीके से इकट्ठा करने का स्कूटर बच गया है। सर जरा ब्रेकिंग के लिए मुझे जाना होगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। देखिए इलेक्शन कमीशन के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है, यानी बीजेपी की 50 और जेडीयू की 58 सीटें मिलाकर एलजेपीआर की 15, अब की 4 सीटें। दूसरी तरफ कांग्रेस 10 सीट पर लीड कर रही है, आरजेडी 30 सीटों पर, अन्य 6 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव आयोग के मुताबिक चल रही है, बीजेपी 50 सीटों पर, जेडीयू 58 सीटों पर, यानी एनडीए का बहुमत इलेक्शन कमीशन के शुरुआती रुझानों में दिखने लगा है। कांग्रेस इस वक्त 10 सीटों पर आगे चल रही है, हम 4 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलता हुआ ऊपर जो टैली इस वक्त आप देख रहे हैं 243 सीटों पर, 156 पर एनडीए की बढ़त है, 81 पर महागठबंधन और 6 अन्य बढ़त के साथ बने हुए हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप पार्टियों का रुझान देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू 70-71, यानी जेडीयू 1 सीट से अभी रुझानों में आगे चल रही है। बीजेपी 70 पर, जेडीयू 71 पर, आरजेडी 58 पर इस वक्त आगे चल रही है। एआईएमआईएम 1 सीट पर लीड लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सीपीआईएम भी 1 सीट पर आगे चल रही है। साथ ही टीपीएल आरएसपी 1 सीट पर चुनाव आयोग के मुताबिक आगे चल रही है। कुल मिलाकर एनडीए बहुमत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तैयारियां बिहार में बड़ी की गई, वहां पर मेरे सहयोगी सर्वेश मौजूद रहे। जरा उनकी एक रिपोर्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद वापस चर्चा की तरफ और सबकी प्रतिक्रिया लेते हुए लौटेंगे वापस जल्दी से। मतदान के
के बाद आज मतगणना का दिन है और मतगणना के दिन भी देखिए चुनाव आयोग के दफ्तर में किस तरीके से कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर बनाया गया और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं एक एक चीज़ पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे भारत 24 भी लगातार चलाया जा रहा है और भारत 24 के जरिए भी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं ताकि जो लगातार जो रुझान हमारे चैनल पे भारत 24 पे दिखाया जा रहा है उसके जरिए चुनाव आयोग को लगातार जो है वो मदद मिल रही है। यहाँ पे माधव कुमार सिंह जी हैं जो CEO हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चैनल्स लगातार आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी मदद मिल रही है चैनल से? चैनल्स अपनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आधिकारिक जो हम लोग अकाउंटिंग की गणना करी है, जो सोर्सेज हैं उस पर हम लोग विश्वास करते हैं और मीडिया का अपना दायित्व, अपना दायित्वों का वो अपना निर्वहन कर रहे हैं। किस तरीके से नज़र रख रहे हैं आप लोग? सभी जिलों से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो नज़र रखे हुए है, कंट्रोल और कमांड सेंटर भी हमारा काम कर रहा है और जो टीम बनाए गए हैं वो अपने जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा गठित टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इस बार धमकियां भी दी गई कि अगर बांग्लादेश नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, इस तरह की गड़बड़ियों की बहुत शिकायतें तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने की, उसको देखते हुए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? सुरक्षा और शांति की जो व्यवस्था किए जा सकते हैं वो किए जा चुके हैं और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी लोग निर्वाचन आयोग के दायित्व द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और आशा करते हैं कि स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतगणना आप सबों के सहयोग से संभव होगा और बिहार की जनता को विश्वास भी है। भारत 24 के माध्यम से क्या अपील करेंगे जनता से? बस यही विश्वास करेंगे कि डेमोक्रेसी का जीत हो और स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें। तो देखिए CEO माधव कुमार सिंह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से एडिशनल CEO हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तमाम लोगों से अपील है कि स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो। जिस तरीके से मतदान हुआ उस तरीके से मतगणना भी स्वच्छ और निष्पक्ष। तो आपने देखा किस तरीके की तैयारियां यहाँ दफ्तर में इस वक्त हो रखी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें एनडीए बहुमत में दिख रहा है। एनडीए को बहुमत इलेक्शन कमीशन के रुझानों में इस वक्त मिल चुका है। बीजेपी 59, जेडीयू 62 सीटों पर इस वक्त आगे, एलजेपीआर 15 सीटों पर, हम 4 सीटों पर इस वक्त आगे बताया जा रहा है। कांग्रेस 10 सीटों पर, आरजेडी 34 पर और अन्य 6 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है और ये चुनाव आयोग के रुझान सामने आए हैं। एक बार पहले मैं जरा स्टूडियो का रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। सर्वेश जी, आपके पास कुछ अपडेट है क्या? इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तो फिलहाल शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत भी दे रहे हैं। देखिए, मैंने जो शुरुआत में बोला था कि चिराग पासवान जी का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अपने उस बात को वापस लेता हूं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो चिराग पासवान जी की पार्टी है 15 सीटों पे लीड कर रही है, 29 में से 15, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हम देखिए 6 सीट मिला, 4 सीट पे लीड कर रही है। तो एनडीए के घटक दल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार से बीजेपी के लिए ये वार्निंग कॉल आ गया क्योंकि जेडीयू जो है वो आगे चल रही है 62 सीटों पे, जो कभी कयास उड़ाए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से मैं देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैं और कहीं नहीं। इलेक्शन जो सामने अभी मेरे टाली चल रही है उसमें बीजेपी 70 और जेडीयू 75 पर है, उसमें भी जेडीयू हालांकि लीड कर रही है। अब इसी पर मैं एक सवाल सर्वेश जी ले लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जेडीयू 62, बीजेपी 59। इसी पर मैं एक सवाल ले लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या एनडीए के अंदर जेडीयू की ये महत्वाकांक्षा है कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें जीते? हो सकती है। नीतीश बाबू को जिस तरीके से कमतर आंकने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए महिलाओं में, खास के बिहार की महिलाओं में, चाहे दारू मिल रहा है, ब्लैक से मिल रहा है, लोग सेवन कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं पूर्णिमा जी, लेकिन उन महिलाओं को ये चीज की गारंटी है कि हर जगह दारू के अड्डे नहीं खुले हुए हैं, वो उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं लोगों को पीने के लिए। इसलिए महिलाओं को लिए जितनी भी यंग लड़कियों को आप पढ़ाई में कितना सुविधा दे रहे हैं, साइकिल से लेके सब कुछ, ये उनका प्रभाव दिख रहा है। यंग वोटर से लेके जो 80 साल की महिलाएं हैं, सब नीतीश बाबू के पक्ष में वोट किया, आई मीन की एनडीए के पक्ष में। और इस बार जिस तरीके से नीतीश जी ने कभी पहले बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर इस आंकड़े को अगर हम मान ले और यही शुरुआती
शुरुआती रुझान चलते रहे तो जेडीयू बीजेपी से अच्छा, आगे बनी रंजन जी से मैं एक जरा टेक लेना चाहूंगी कि रंजन जी, अभी सर्वेश जी ने तो अपनी बात वापस ले ली, लेकिन साथ ही देखिए कहने वाले ये भी कहते रहे कि चिराग पासवान का अति महत्वाकांक्षी होना एलजेपी को डेंट कर सकता है, और एलजेपी पर डेंट का सीधा सीधा मतलब है कि वो नुकसान करेगा एनडीए के अलायंस को, क्योंकि आपको याद होगा चिराग पासवान का वो नारा कि नीतीश तेरी मोदी तुझसे बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। तो ये कहने वाले तो ये भी कहते रहे कि भाई लोगों के मन में ये सवाल होने लगा कि कैसे चिराग पासवान इस तरीके की बयानबाजी करके आज साथ में है और ये उनको डेंट कर सकता है, और जो भी इनके वोट जाएंगे वो सीधे सीधे जाएंगे किसके पास? आरजेडी के पास। वो ना जेडीयू के पास आएंगे ना बीजेपी के पास। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे नेता फिर से आवाज हो रहा है। देखिए, अगर रंजन जी मैनेज कर सकते हैं इस वाले जवाब के लिए तो फिर मैं उसके बाद इसको करेक्ट करवा लूंगी। मैं ये कह रहा हूँ था कि हमारे गठबंधन में जितने भी वोटर हैं चाहे नेता हैं, सबके बीच में एक समन्वय है। हमारे वोटर भी स्पष्ट थे, हमारे नेता भी स्पष्ट थे, हमारे सारे गठबंधन के साथी स्पष्ट थे कि हम लोग एक विचारधारा के साथ हमें जाना था। कंबाइंड फोर्स के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और कंबाइंड फोर्स का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग 3/4 से बहुमत से सरकार बनाएंगे, और अभी आपने इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के हिसाब से जरूर 15 सीट पे हम आगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी, हमारे रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग 18 सीट पर अभी आगे चल रहे हैं। अच्छा। और लगभग 3 से 4 राउंड में हम लोगों 5 से 6 प्रत्याशी है, तो तीसरा चौथा राउंड को क्रॉस कर चुका है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में, मैंने आपको शुरुआती दौर में बोला था कि 20+ सीटों से हम लोग जीतेंगे। कौन से इलाके और से वो ज्यादा रिजल्ट से उम्मीद हम है आज रंजन जी? दिखाएंगे। कौन से इलाके से ज्यादा उम्मीद है वोटों के और सीटों के बढ़ने की? नहीं, गोविंदगंज से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी लीड कर रहे हैं, बख्तियारपुर से अरुण जी भी लीड कर रहे हैं। उसी तरीके से सबसे बड़ी बात जो ये आरजेडी अपने एमवाई समीकरण का दम भरते थे, बहादुरगंज से कलमुद्दीन हमारे जो प्रत्याशी है वो लीड कर रहे हैं, डेहरी से राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह लीड कर रहे हैं। जो आरजेडी का गढ़ रहा है वो सबको किला हम लोग ध्वस्त किया है। आपको पता होगा पूर्णिमा जी, हम लोग 27 सीट हमें वो मिली थी 29 में से, जहां पर एनडीए की हार की सामना की गई थी। तो जरा सोचिए कि उन 27 सीट में से अगर 15-20 ठीक है सर, लेकिन ये 29 सीटें भी रंजन जी ये 29 सीटें भी जब आपने जिस नेगोशिएशन पावर के साथ ली वो भी बहुत लोगों को चुभी थी, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं कि 29 सीटें लेने के लिए जो है कितनी ताकत आप लोगों को लगानी पड़ी थी। गोपाल अग्रवाल जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा 27 सीट पूर्णिमा जी, 27 सीट पूर्णिमा जी आरजेडी या महागठबंधन जीते हुए थे ना। अब उसमें से अगर 20 सीट हम जीत सकते, बताइए कि एनडीए में हम लोग स्ट्राइक रेट कितने % का हम लोग दे रहे हैं? नहीं, अभी भी आपके लोकसभा के स्ट्राइक रेट की तो देखिए बात होती है 100% की, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और वही आपका सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट भी था इस बार 29 सीटें पा लेने के लिए, वही आपका सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट भी था। ठीक है सर, मैं एक बहुत छोटा रिएक्शन जरा सबसे लेना चाहूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे सीटों के एनालिसिस के लिए आकांक्षा के पास इधर वॉल की तरफ भी आना है। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल अग्रवाल साहब, चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत, एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी एक अच्छी खासी सीट पर लीड करती हुई, नंबर ऑफ सीट्स पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है, विच इज अराउंड 68 एज ऑफ नाउ। लेकिन जेडीयू 78 पर सर। और ये बात सब जानते हैं कि शुरुआत में नीतीश का चेहरा नदारद रहा, बाद में मोदी नीतीश का चेहरा एक पोस्टर के जरिए लगाया गया, नीतीश कुमार उतरे ग्राउंड पर और ये बताना पड़ा कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने सभी सीट जो पांचों पांडव के रूप में, चाहे वो हम हो या जो इनकी चिराग पासवान जी की पार्टी हो, नीतीश जी के जेडीयू हो या बीजेपी, सभी लोगों ने मिल के इलेक्शन लड़ा और मिल के साथ एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत लड़ा। बिहार की जनता के विकास के लिए लड़ा, बिहार के जनता के उत्थान के लिए लड़ा, और एक तरीके से सीट एडजस्टमेंट भी प्रॉपर समय पे किया गया और मुद्दों को भी स्पष्ट रूप से साथ में लेके चले। ये इलेक्शन एक तरीके से एक पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ने का बहुत बड़ा प्रभाव है।
अगर सीट के शेयरिंग गड़बड़ हो जाती, आपस में मनमुटाव महागठबंधन की तरह होता, अभी तक उन्हें ही नहीं मालूम कि वो 243 सीटों पे इलेक्शन लड़े या 260 पे लड़े। उनके आपस में ही वोट कट रहे हैं। उनके जो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, वो किस मल्ला के लिए लड़ रहे थे या मुल्ला के लिए लड़ रहे थे, यही क्लियर नहीं था। उनके अपने पार्टी के लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। तो यह एक महत्वपूर्ण है। पर उनके मुद्दे पर क्या थे, अग्रवाल हमें साहब देखना पड़ेगा। पर अग्रवाल उनके साहब मुद्दे बहुत क्या अच्छा थे? कोऑर्डिनेशन रहा, चलिए आपकी बात मैं मान लेती हूँ। हूँ, लेकिन अगर वो शुरुआती तौर पर तब भी दिखता जब जेडीयू की तरफ से एलजेपी की मिली हुई सीट्स पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे जाते, तो वो कोऑर्डिनेशन वो तब भी दिखता। नहीं, देखे गठबंधन जब सीट शेयरिंग के पहले हर पार्टी अपने हिसाब से नेगोशिएशन के टेबल पे आती है। हर पार्टी चाहती है, बीजेपी, जेडीयू, जो चिराग पासवान, सब चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें, क्योंकि संगठन तो सभी अलग है ना, तो सबके कार्यकर्ता हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन एक बार जब डिसीजन हो जाता है एक सामूहिक रूप से बैठ के, तो उसके बाद एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और ठीक है मुद्दे सर, सबसे महत्वपूर्ण। मैं उस ठीक एक दिन पटना में ही तो मौजूद वह थी एक बाय चांस, गोपाल अग्रवाल साहब, जब चुनाव आयोग की टीम आई थी और आपके तमाम सहयोगी दल आए थे और उसमें चिराग पासवान नदारद नजर आए थे और आपकी मुस्कुराहट इस बात पर मोहर लगाती है। तब बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि भाई जितना चिराग पासवान चाहते थे उतना मिल नहीं पा रहा था रंजन सिंह साहब। और उस दिन मैं बाई चांस वहां पर मौजूद थी, फिर उसके बाद दिल्ली दौड़, फिर पटना दौड़, सब कुछ हुआ, मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक बार जल्दी से देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ नाम है, जैसे नितिन नवीन है, 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाढ़ से आरजेडी के करणवीर सिंह है, 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बोधगया से एलजेपीआर के श्यामदेव 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसको मैं एक बार दोबारा से चेक करना चाहूंगी 63,000 है या नहीं। और आई से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के कैंडिडेट 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और नितिन नवीन का मैंने जिक्र किया, 9,000 वोट से बीजेपी के हैं। आरजेडी के करणवीर 4,000 वोट से बाढ़ से आगे चल रहे हैं। बोधगया से एलजेपीआर के श्यामदेव 6300, ये है करेक्शन, 6300 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ 18,500 वोटों से और आई से बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने जेडीयू को 68 सीटों पर लीड दे रखी है, बीजेपी को 64 सीटों पर लीड दे रखी है। इसके साथ बाकी और पार्टीज, जिसमें एलजेपीआर की भी बढ़त है। आरजेडी 38 सीटों पर इस वक्त चल रही है। बीजेपी की रमा निषाद की मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छे मार्जिन से इस वक्त वो आगे हैं। अगर इस मार्जिन को वो मेंटेन करती हैं, इसी से मुझे 22 सीटों का याद आया सर। पिछले चुनावों में 22 सीटों में रामकृष्ण सर, पिछले चुनावों में 22 सीटें ऐसी थी या 20 सीटें ऐसी थी जिसमें वोट जीत का जो मार्जिन था वो 1000 और 2000 वोट का था। आपको लगता है कि इस बार भी उन सीटों पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? जो है लोजपा जो है अलग से इलेक्शन लड़ी थी और खास करके उन सीटों पे जहाँ पे नीतीश कुमार का मतलब कैंडिडेट था, जनता दल यूनाइटेड का था। और उसमें इनडायरेक्टली कुछ संघ के भी कैंडिडेट खड़े हो गए थे जो आरएसएस से जुड़े बैकग्राउंड के थे, जो कि लोजपा से टिकट लेकर कर करके और वो लड़ने लगे। तो उसके कारण क्रिएट हो गया था प्रॉब्लम बिटवीन जदयू, बीजेपी और जो लोजपा है। तो आप देखिए कि इससे पीछा लोजपा का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। और चूंकि लोजपा के कारण बहुत जो वोट कटा लगभग 6 से 7%, उसी का मार्जिन बहुत जगह 500 से 1000 या 200 तक रहा है। ठीक है, हमको इस बार लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इक्का दुक्का कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट हो जाए, अदरवाइज इस बार देखेंगे कि बिहार की, लेकिन यही वो सीटें थी जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की बात की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि ये जिन पे कम वोटों का मार्जिन रहा है, इन सीट पर समस्या नहीं होगी। एक तो एसआईआर का इंटरप्रिटेशन ये है कि मुसलमानों के खिलाफ किया गया, ये गलत है। ये मैं बता दूं, मेरे घर में भी 4 लोग के वोट कटे हैं इस बार। क्यों कटे? कि अगर हम दिल्ली में हैं तो वोटर कहाँ से रहेंगे? हम दिल्ली से रहेंगे, गांव से? मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना। ऐसा नहीं हो कि हम दिल्ली से भी रहे वोटर, गांव से भी रहे। इलेक्शन कमीशन क्या किया? ऑप्शन दे रहा आपको, कब कहाँ से वोटर रहना, आप दिल्ली से रहिए या फिर गाँव से रहिए। एक जगह इसके कारण पूरे बिहार में हुआ है ये जो वोट कटा, इसलिए कि जो लोग, आपको पता है कि बिहार से बहुत सारे लोग बाहर में लोग रहते हैं, बॉम्बे में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बेंगलुरु।
तो इनके कारण जो हम उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सारे कम्युनिटी नहीं के नहीं लोग वो हैं। तो ठीक है, सारे- लेकिन उसको पेश किस तरीके से, लेकिन वो पेश- वो एक नहीं, अलग भाई चीज प्रॉब्लम है कि कांग्रेस- ऑब्वियसली डुप्लीकेशन है, या Right. किसी का एड्रेस चेंज हो गया हाँ। है, या किसी की डेथ हो गई डेथ हो है, गई। या जो नए नहीं, वोटर हैं, और ये वजह थी इनको ये लोग- जोड़ने की। एक वही मैं बार- बता रहा हूँ हाँ। कि ये लोग वोट चोर देखिए, मुद्दा से अगर भटकाने के लिए इस टाइप का ठीक है। स्लैंडर्स, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंडर्स कैंपेन, अगर इस तरीके से अगर आप कैंपेन करेंगे तो आपको आम जनता आप मुद्दों की बात कीजिए। अब मुद्दा की बात नहीं कर रहा, आप वोट चोर, ये कोई इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा है? अब मैं आपसे यही बात कर रहा था, अभी मैंने से भी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है सर? नहीं एक चीज बताइए, नहीं वो तो दोनों BJP बातें कर रहा है, हैं। अगर कोई कर रहा है, ये मैं नहीं, विपक्ष के पर्सपेक्टिव से देखिए नहीं, कह रही हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं- जवाब इलेक्शन कमीशन ने, अभी सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी तो फॉरेन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया। लेकिन उससे पहले जैसे ही बीजेपी की मैं प्रेस खुद बता- कॉन्फ्रेंस आ जाती थी सर, तो ये सवाल नहीं, उठने नहीं, लगता आप था कि ये जवाब देखिए- तो चुनाव आयोग को नहीं, देना नहीं, आप ये चाहिए। देखिए बहुत सारे नेताओं के भी निकले हैं ना, हाँ। कि दो जगह से वोटर हैं। प्रशांत किशोर निकला है, कलकत्ता से ही वोटर है, बिहार से ही वोटर है। तो फिर एक उसको- जगह अगर एक जगह कटेगा तो आप बोलिए कि वोट कट गया। ठीक है सर, लेकिन फिर जो राहुल गांधी अगर प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो फिर उसको भी कंसीडर करना। राहुल गांधी अगर ऐसा है तो आप एक ठीक है। ट्रांसपेरेंट जांच होनी होने चाहिए, पे बात सुनिए। क्योंकि वोटर भ्रम की स्थिति में नहीं होना चाहिए। मुझे 2 सेकंड के लिए सर इधर वॉल पे सर्वेश जी, नहीं, एक मिनट मुझे और बहुत बोलते हैं, बात पीटिया। कर लिया पर। हाँ नहीं आप बोल लीजिए 2 मैं सेकंड। ये बोल रहा हूँ, आप राहुल गांधी के बोले अगर वोटर हाँ। अगर उनको इतनी मुस्लिम वोट की चिंता है, फिर से आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ये नारा कहाँ गायब हो गया इलेक्शन में? ठीक है, क्यों नहीं अभी मुसलमानों मैं को दिया गया कांग्रेस उत्तर के टिकट? प्रवक्ता से एग्जैक्ट ये सवाल लेती हूँ। सर्वेश जी मुझे प्लीज 2 सेकंड दीजिएगा जरा।